हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो, आज हम लोग 12th इंग्लिश गुजराती नीट का क्वेश्चन पेपर मेगा टेस्ट का देखने वाले हैं। ओके, आइए चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 46 में क्या बोला है? मेंशन करेक्ट मेथड टू प्रिपेयर मिथाइल फ्लोराइड। ओके, तो मिथाइल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस है? तो देखो, हमारी बुक में एनसीईआरटी में एक ही प्रोसेस है जो कि है स्वार्ट्ज प्रोसेस। ओके, स्वार्ट्ज प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? तो जो भी हेलो अल्केन होता है उसकी रिएक्शन AgF या तो फिर Hg2F2 ओके के साथ करने से हमको क्या मिलता है? मिथाइल फ्लोराइड। क्लियर है? तो ऐसे कौन सी प्रोसेस है? तो देखो, HF के साथ नहीं मिलेगा और F2 के साथ नहीं मिलेगा। एकमात्र ऑप्शन सी है जिसमें CH3Br प्लस AgF है। क्लियर है? जो कि हम लोग उसको स्वार्ट्ज प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलो आगे चलते हैं। 47 क्या बोला है? विच सब्सटेंस गिव्स एसेंट टू रिएक्शन इजीली। मतलब एसेंट टू रिएक्शन इजीली कौन देगा? ओके, तो वी ऑल नो एसेंट टू रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो फिर जो CH3X है उसमें सबसे फास्ट देगा। ओके, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ओके, तो देखो CH3X एकमात्र ऑप्शन ए में है, CH3Cl, जो कि इजीली और फास्ट देगा। समझ रहे हो? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, जो कि है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 में क्या बोला है? CH3CH2CH2Cl, उसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे NaNH2 के साथ। ये जो रिएक्शन है उसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगी। अच्छा, रिएक्शन में देखते क्या बनता है। तो CH3CH2CH2Cl, इसकी रिएक्शन जब हम लोग NaNH2 के साथ करेंगे, ओके, तब प्रोसेस में बनेगा क्या? तो देखो, ये है आपका अल्फा और ये है बीटा। बीटा ऊपर से आपको निकालना है हाइड्रोजन और अल्फा के ऊपर से निकालना है हेलोजन। ओके, तो प्रोसेस में क्या होगा? CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो तो क्या बचा? CH, यहाँ से Cl निकाल दो तो क्या बचा? CH2, और इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। ओके, तो बस ये है आपका आंसर, प्रोपीन बन जाएगा। ओके, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बी में जो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, जो कि नहीं आएगा। ये एक NH2 कंपाउंड वो भी नहीं बनाएगा, Cl2 कंपाउंड ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाता। बीटा एलिमिनेशन के थ्रू ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। 49 में क्या बोला है? विच सब्सटेंस हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? देखो 49 में क्या है? तो 49 में हमको याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो देखो ए ऑप्शन में क्या लिखा है? तो लिखा है CH3CH2CH2Cl, जो कि उसमें टोटल 3 कार्बन है। ओके, बी जो है उसमें है CH3CH2CH2CH2Cl, जो कि इसमें 4 कार्बन है। ओके, चलो सी ऑप्शन भी देख लेते हैं फटाफट। ओके, आप लोगों के पास पेपर होगा, देख लिया? ओके, मैंने भी देख लिया। चलो नीचे लिख लेता हूँ। सी ऑप्शन जो है, जो कि आपका होगा CH3। ओके, CH, इसके साथ है एक CH3, और यहाँ पर है CH2 एंड देन Cl। यहाँ पर भी टोटल 4 कार्बन है, लेकिन एक क्या है? ब्रांच। ओके, और डी जो है उसके अंदर देखे तो क्या है? 3 डिग्री येलो अल्केन था, CH3C, CH3CH3Cl, उसके अंदर भी कितने? 4 कार्बन है और ब्रांचेस। ठीक, तो चलो, सबसे ज्यादा कार्बन किस में देखने को मिलता है, और वो भी लॉन्ग चेन में? तो बी। तो देखो, आपको यहां से पता चल गया बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हायर होगा। अगर मुझे यहाँ से उसका ऑर्डर बनाना है तो भी बना सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा किस में है? बी में है। ओके, इसके बाद कौन सा होगा? तो ये 1 ब्रांच वाला 4 कार्बन का होगा, सी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि 4 कार्बन है, एक ब्रांच, 2 ब्रांच है, और लिस्ट किसका होगा? ए का होगा, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ पर।
ओके, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी ए नहीं आएगा और सी और डी भी नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना। चलो ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, तो ये एक ग्रिग्नार्ड प्रोसेस है जो कि आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे MgBr, वैसे तो हम लोग कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्कोहल प्रेजेंट है, वो भी रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन है वो नेगेटिव बनेगा, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। ओके, तो प्रोसेस में देखो ये बॉन्ड यहाँ से कट हो जाएगा और इसको मिलेगा ये हाइड्रोजन, और ये O के साथ MgBr अटैच हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो प्रोसेस बनेगा वो है, बस यही आपका रिएक्शन होगा, MgBr। ओके, इसकी रिएक्शन मैं ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा, OH, ओके, CH3 CH3 CH3। जैसे आप लोग प्रोसीड करोगे ये बॉन्ड टूटेगा, देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, बेंजीन रिंग। ओके, प्लस ये 3 डिग्री वाला अटैच हो जाएगा इस तरीके से, CH3 थ्राइस CO माइनस के साथ MgBr। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बेंजीन। आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ए है। ना ही फिनॉल बनेगा, ना ही टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा, ना ही टर्सरी फिनाइल ब्यूटाइल फिनाइल ईथर बनेगा। एकमात्र ऑप्शन ए बेंजीन बनेगा, वो आपको ध्यान में। चलो ठीक, चलो इसके बाद हम लोग चलते आगे 51 में। क्या बोला है, आइडेंटिफाई इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद भी रखना है उसका ऑर्डर भी। ओके, 51 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, बाकी के जो है वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, तो डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा। चलो ठीक, चलो 51 की अगर हम लोग बात करें तो SN1 के लिए आपको ऑर्डर बताना है, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना रिएक्टिविटी ऑर्डर, बस वही। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, तो वो है बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब जो भी बेंजाइलिक होगा उसके अंदर ज़्यादा होगा बेंजाइलिक हैलाइड। फिर उसके बाद होगा एलाइलिक। ओके, उसके बाद थोड़ा सा कम 3 डिग्री, क्योंकि हम लोग ये जानते नहीं है, तो अब से याद रखना। बेंजाइलिक में सबसे ज़्यादा, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में कौन सा है, CH3X। ये SN1 के लिए ऑर्डर है, आपको कंपलसरी याद रखना है। बहुत सारे ऐसे MCQs आते हैं जिसके अंदर ये ऑर्डर फॉलो करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ओके, क्योंकि NCERT थ्रू ही है। ओके, तो आपको याद रखना बनता है। चलो क्लियर, तो ऐसा ऑर्डर ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से किस में बनता है। चलो फर्स्ट हम लोग चेक करें तो देखो PHCH2X ये बेंजाइलिक है। चलो उसके आगे वाला उससे थोड़ा कम क्या एलाइलिक है, तो है। उसके बाद 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री नहीं है। तो बस ये हो गया आपका सिंपल करेक्ट आंसर। बाकी अगर बी में देखें तो देखो पहले एलाइलिक गिवन है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सी में देखें तो पहले देखो लास्ट में एलाइलिक गिवन है, तो ये भी नहीं होगा। डी में अगर चेक करें तो क्या दिया है, हेलो अल्केन सिंपल, ओके 1 डिग्री वाला, तो ये भी नहीं होगा। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑर्डर याद रखो और आंसर निकालो, सिंपल है। ओके, चलो 52 की बात करें, ऑप्शन पूरा दिखाई दे इसलिए नीचे चले जाते थोड़ा, 52। ओके, बाकी का जो है वो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। चलो 52 में क्या बोला है, 52 में बोला है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मेजर प्रोडक्ट। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है NaCN और DMF। DMF का मतलब क्या होता है, डायमिथाइल फॉर्मामाइड, डायमिथाइल फॉर्मामाइड। ओके, और डायमिथाइल फॉर्मामाइड जो कि एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, जो कि SN2 रिएक्शन को क्या करता है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। ओके, SN2 रिएक्शन में फॉलो करने के लिए आपको जो ये बेंजाइलिक टाइप दिख रहा है ना, CH2Cl, बस वहां से एक Cl निकालना है और उसकी जगह CN अटैच कर देना है, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या ऐड किया है, NaCl। तो ऐसा आपको ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है कि जिसके अंदर Cl निकाला गया हो और CN ऐड किया गया हो। देखो यहाँ पे CN है, लेकिन I की जगह यहाँ पे CN कर दिया, ये आपका ऑप्शन गया। यहाँ पर एक और ज़्यादा क्या लगा दिया, CN, यहाँ पर तो Cl वैसा का वैसा है, गया। यहाँ पर CN लगाया I की जगह, I तो चेंज होगा नहीं, ये भी गया। देखो यहाँ पे I है और CH2 और Cl की जगह CN है। एकमात्र ऑप्शन आपका D है, में SN2 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। चलो क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो D
इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं 53 में। 53 में क्या बोला है, C6H5CH2Br और Mg ईथर और H3O प्लस। आप लोग समझ गए होंगे ये कौन सी रिएक्शन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या करना है, चलो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं उसको हम लोग निकालते रहेंगे। चले, आई होप ये साथ में आप लोग लिखते रहते होंगे, आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा, कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे तब आप लोग उसका सॉल्यूशन कर पाओगे। चलो ठीक, अब 53 की अगर बात करें तो चलो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, C6H5CH2Br। इसकी रिएक्शन जब हम लोग Mg के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपका बनेगा C6H5CH2MgBr। चलो ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, मतलब जिसको हम लोग एसिडिक वाटर बोलते हैं, H3O प्लस। जैसे ही H3O प्लस ऐड करोगे तो मतलब ये आपका CH2 है जो कि क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और Mg जो है वो क्या बनेगा, प्लस। H3O प्लस में क्या प्रेजेंट होता है, मेनली H प्लस और OH माइनस, जिसको जो जरूर हो वो दे दो। यहाँ पे बनेगा C6H5, कार्बन CH2 माइनस था तो उसको एक हाइड्रोजन मिल गया CH3 प्लस MgOHBr। ओके, MgOHBr हो गया, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, C6H5CH3, जिसको हम लोग टोल्यूइन बोलते हैं। ओके, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो एकमात्र ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, बाकी ये भी उसका करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ये आपका उसका मैकेनिज्म है, ध्यान रखो। ओके, चलो उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं 54 नंबर। ओके, 54 में क्या बोला है, 1 mole of symmetrical alkene on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde having molecular mass 44U। मतलब एक सिमेट्रिकल अल्कीन हमको लेना है जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है, तो अगर हम लोग अल्डिहाइड बनाना है तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां से शुरू करते हैं। चलो ब्यूट टू इन है, तो 54 में ब्यूट टू इन का मतलब 1 2 3 और 4 कार्बन और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, CH3 CH3 CH CH। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ओजोनोलिसिस करना है, तो डबल बॉन्ड है उसके बीच में। ओके, क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड कर दो, और यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा क्या, CH3CHO, जो कि 2 टाइम्स होगा। देखो यहाँ पे वही बोला है, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड बन रहा है। ओके, तो 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड बन गया CH3CHO। अगर मैं इथिन की बात करूँ तो इथिन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड ऐड करोगे तो ये भी HCHO तो बनाएगा, लेकिन उसका जो मोलिकुलर मास है वो 14U नहीं है, 44U। जबकि CH3CHO में क्या हो रहा है, 44U हो जाएगा इसके अराउंड। ओके, बाकी प्रोपिन में भी नहीं होगा, ब्यूट वन इन में भी नहीं होगा, इथिन में भी नहीं है। एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, ए, ब्यूट टू इन। ओके, जो यहाँ से हमको समझ में आ गया। ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं 55 में क्या बोला है, विच रिएजेंट इज यूजफुल टू इंट्रोड्यूस फॉर्माइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर फॉर्माइल ग्रुप ऐड करने पे ओके कौन सा ग्रुप हम लोग, कौन सी रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। देखो एसिडिक KMnO4 है जो कि क्या करेगा, ओके एसिड में कन्वर्ट करेगा। Cr2OCl2 है जो कि क्या करेगा, तो वहां पे क्या बनाता है, वो बनाता है CHO ग्रुप अटैच करेगा। CHCl3KOH है जो कि एक रिमर टिमन रिएक्शन देता है, वहां पर भी ग्रुप अटैच होता है। हमको क्या करना है, एक फॉर्माइल ग्रुप है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। फॉर्माइल ग्रुप मतलब CHO ग्रुप। ओके, तो यहां पर जो रिएक्शन है वो कौन देगा, तो ये सी ऑप्शन, CO प्लस HCl। वापस से मैं थोड़ा कुछ रिमूव करके आप लोगों को बता देता हूं कि जो फॉर्माइल ग्रुप है वो कौन अटैच करेगा, CO प्लस HCl। क्लियर, जिसको हम लोग गेटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। ओके, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जो कि बेंजीन में से सीधा अल्डिहाइड बनेगा। याद रखो, बेंजीन है जो कि बेंजीन में अटैच करवाना है। ओके, तो CO प्लस HCl ऐड करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, CHO ग्रुप। अच्छा,
अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि चलो CO और HCl से अटैच हो रहा है और कोई नहीं, तो एक और भी है रिएजेंट जो आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो है HCN प्लस HCl। HCN और HCl ऐड करोगे तब भी ये CHO ग्रुप क्या हो जाएगा, अटैच हो। चलो ठीक, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं 56 में। 56 में क्या बोला है कि एक कंपाउंड है, ओके, नाइट्राइल, क्लियर। उस उसमें से क्या बन रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है। और उसमें से जो एक्स है रिएजेंट कि उसके अंदर क्या ऐड करे, जब साइनाइड या नाइट्राइल में से क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है। तो आपकी जो अल्डिहाइड ग्रुप वाला जो प्रिपरेशन है, उसमें एकमात्र ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये बताया गया है, जो कि है स्टीफन प्रोसेस। स्टीफन प्रोसेस, ओके। स्टीफन रिएक्शन है, उसमें ही बताया गया है कि CN है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो स्टीफन रिएक्शन की प्रेजेंस किस में होती है, तो SnCl2 HCl और H2O की प्रेजेंस। क्लियर। H2 PDBSO4 जो कि रोसेनमंड रिएक्शन है, जो कि COCl के साथ रिएक्शन दिखाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोगों को रिडक्शन नहीं करवाना है। NaBH4 हम लोगों को यहाँ पर भी रिडक्शन नहीं करवाना है। हमको CN जो ग्रुप है नाइट्राइल, उसको किस में कन्वर्ट करना है, CHO में। एकमात्र ऑप्शन ए है स्टीफन रिएक्शन, जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। चलो ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं 57। 57 में क्या बोला है, विच सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू कीटोन। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसको कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ओके, चलो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन साइनाइड की, लास्ट से चलते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड की बात करूं तो HCN है। ओके, HCN जो है उसकी रिएक्शन RMgX के साथ हम लोग करेंगे। ओके, तो वहां पर क्या बनेगा, कीटोन नहीं बनने वाला, वहां पर अल्डिहाइड बनेगा। ओके, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड की बात करें तो चलो इसका रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं, C2H5CN। इसकी रिएक्शन जब मैं RMgX के साथ करता हूं तब बनेगा क्या, तो C2H5C। ओके, C के साथ क्या अटैच होगा, ये वाला R वाला ग्रुप, R डैश मान लो। ओके, और N के साथ MgX। क्लियर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, और जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, H2O मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर बनेगा C2H5C R डैश डबल बॉन्ड O। ओके, एमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और MgOH, देखो यहाँ पे बन गया आपका कीटोन। क्लियर है। तो एकमात्र ऑप्शन C है इथाइल साइनाइड, जो कि क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। अगर इथाइल एसीटेट की बात करें तो वो बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल। वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इथाइल फॉर्मेट है, वो भी क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है जो कि कीटोन बना रहा है, तो इथाइल साइनाइड। चलो ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 58। ओके, 58 में क्या बोला है, 58 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, थोड़ा मैं रफ लेता हूँ। चलो 58 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप की जो पोलैरिटी है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो नेगेटिव इंडक्टिव फैक्टर होती है वो पोलैरिटी को क्या करता है, इंक्रीज करेगा। तो एकमात्र ऑप्शन सेकंड, ओके, ओनली बी, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट -I, जो कि क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप की जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज करता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, 59 की बात करें, ऑन अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कम सेकेंड पोजिशन। अच्छा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एक के अंदर एल्डिहाइड है, एक में क्या है, अल्कोहल है। चलो ऊपर जाके एक और देख लेते हैं, ईथर है और हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, वी ऑल नो कि 59 की बात करें
तो सबसे पहले कम किसका होता है, तो कि हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होता है। ओके, इसके बाद किसका नंबर आता है, तो कि ईथर का नंबर आता है। फिर किसका नंबर आता है, तो अल्डिहाइड का नंबर आता है। ओके, सबसे ज़्यादा किस में होता है, अल्कोहल में होता है। ओके, चलो तो हम लोग अरेंज कर ले फटाफट। सबसे ए ऑप्शन में क्या है, अल्डिहाइड है। बी ऑप्शन में अल्कोहल है। ओके, तो मतलब ये आपका अल्कोहल बी ऑप्शन हो गया सबसे ज़्यादा। फिर अल्डिहाइड आपका ए हो गया। ओके, फिर सी में क्या है, ईथर, और डी में अल्कोहल, मतलब ये सी हो गया और डी आपका ये है। ओके, तो देखो ये पहले और ये सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ऑप्शन है, सी। और सी में क्या प्रेजेंस है, सी में प्रेजेंट है ईथर। तो वी ऑल नो ये हाइड्रोकार्बन पहले नंबर पे आता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सेकंड पे कौन आएगा, ईथर आएगा, हाइड्रोकार्बन से थोड़ा ज़्यादा होगा। थर्ड पे कौन आएगा, अल्डिहाइड आएगा, ईथर से थोड़ा ज़्यादा होगा। और अल्डिहाइड से ज़्यादा किसका होगा, अल्कोहल। सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है, ईथर आ रहा है, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो 60 की बात करें। 60 में क्या बोला है, 60 में बोला है कि CH3CHO NH2OH। ओके, इससे क्या बनता है, तो ऑक्साइन बनता है। हाइड्रोक्सिल एमाइन है, NH2OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन। और हाइड्रोक्सिल एमाइन क्या फॉर्म करेगा, ऑक्साइन। ओके, बाकी कुछ लिखा हुआ मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। ऑक्साइन फॉर्म करेगा, तो ये कौन सी रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन है, ऑक्साइन बनाएगा। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं। क्लियर है, चलो क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं हो रहा है, रिमूव भी हो रहा है। फ्री रेडिकल एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो फ्री रेडिकल भी नहीं जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक तो है ही नहीं, मतलब याद रखो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोफाइल वाले जितने भी ऑप्शन है वो गलत है। एकमात्र ऑप्शन डी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर, तो 60 में कौन सा आंसर आएगा, डी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो अब थोड़ा आगे चले 61 में। 61 में क्या बोला है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एक्सिबिट मैनी प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर। मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, बट दे टू एलिमेंट डिफरेंट इन, बट द टू एलिमेंट डिफरेंट इन, मतलब किस में डिफरेंट है। ओके, चलो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लास्ट से, तो एक्सिबिट एम्फोटेरिक नेचर इन देयर ऑक्साइड्स। हाँ, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, वी ऑल नो। ओके, मतलब ये तो क्या है, सिमिलर है। ओके, दूसरा क्या बोला है, फॉर्मिंग कोवेलेंट हैलाइड्स। हाँ, कोवेलेंट हैलाइड्स भी तो बनाते हैं। ओके, तो ये तो इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए। फॉर्मिंग पॉलीमेरिक हाइड्रेट्स, तो हाँ पॉलीमेरिक हाइड्रेट भी बनाते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है, एक्सिबिट मैक्सिमम कोवेलेंस इन कंपाउंड, तो मैक्सिमम कोवेलेंस इन कंपाउंड नहीं मिलती। क्लियर है, बेरिलियम जो है जो कि मैक्सिमम +4 के तक जाएगा, एल्यूमिनियम है वो 4 से ज़्यादा जाएगा, +6 तक। मतलब यही ऑप्शन है ए जिसमें दोनों एलिमेंट एक दूसरे के डिफरेंट है। ओके, बाकी जगह क्या है, सेम है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं 62 में। हाँ, 62 में क्या बोला है, द फॉलोइंग कंपाउंड हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। चलो इसके लिए सबसे पहले कुछ कुछ ऑर्डर्स है जो हम लोग आप लोगों को लिखा देते हैं, वो याद रखो, बाद में आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि किसके अंदर कौन सा ऑर्डर लिखना है। ओके, चलो सबसे पहले तो अगर मैं अल्कली अल्कली मेटल की बात करूं, तो इसके अंदर जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो कि क्या बनेगा, तो याद रखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, मतलब LiCl में सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा NaCl, फिर होगा KCl, फिर होगा RbCl,
और लास्ट में सीसीएम सी। समझ रहे हो? ओके। बट यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट है ना, तो ये क्लोराइड के लिए है। अगर इसमें से अगर हम लोग कार्बोनेट के लिए निकालें तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी है ना कार्बोनेट के लिए क्या होता है, तो कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ओके, तो चलो, अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, इसमें तो सबसे ज़्यादा ही होता है, अल्कली कार्बोनेट की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर बात करें तो सबसे कम किस में होगी, BeCO3 की सबसे कम होगी। इसके बाद इसकी ज़्यादा किसकी होगी, मैग्नीशियम MgCO3 की। इसके बाद किसकी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अल्कली मेटल की K2CO3 की। ये आपका ऑर्डर बनेगा। तो बस ऐसा ऑर्डर किस में लिखा हुआ देख लो कि फर्स्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर CaCO3 कौन से नंबर का है, थर्ड नंबर का है, तो ये हो गया आपका थर्ड। MgCO2 जो कि आपका सेकंड है, और BaCO3 क्या है, आपका फोर्थ है। तो ऐसा ऑप्शन आपको किस में देखने को मिलता है, देखो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। तो बी इज योर करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक, उसके बाद चलते 63 में। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन हैज लोवेस्ट आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, एक्वियस सॉल्यूशन में क्या होती है, लोवेस्ट मोबिलिटी। तो यहां से मैं एक ऑर्डर लिखवाता हूँ, वो आप लोग ध्यान में रखो, बस बाकी सारा काम हो जाएगा। चलो, मैं एक ऑर्डर लिखवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर लिखवाऊंगा हाइड्रेशन एंथैल्पी का। जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोबिलिटी। ये आप लोग याद रखो। ओके, अगर मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करूं तो वी ऑल नो लिथियम में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम सोडियम में। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम प्लस। अगर मैं मोबिलिटी की बात करूं, मोबिलिटी, ओके, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सीसियम प्लस की। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, सीसियम थोड़ा है तो उसको हम लोग लेते भी है, नहीं भी लेते, लेकिन लिखना है तो लिख सकते हो। सीसियम प्लस की सबसे ज़्यादा, फिर Rb प्लस, उसके बाद थोड़ा लोअर किस में होगा, पोटेशियम, फिर लोअर होगा Na प्लस, फिर लोअर होगा Li। समझ रहे हो? हाइड्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोबिलिटी है, तो Li जो प्लस है की मोबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी एक्वियस सॉल्यूशन में। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। आप लोग ये भी ध्यान में रखो, नेक्स्ट अगर कोई पूछ लेता है MCQs में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी उसकी मोबिलिटी सॉल्यूशन में क्या होगी, कम होगी। ठीक, समझ रहे हो? ओके, चलो, अब कुछ कंपाउंड्स आ रहे हैं 64 में, तो मैं उसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऑर्डर आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा, आई होप। क्लियर? चलो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर है 64। ओके, 64 में क्या बोला है, अ सॉलिड कंपाउंड X ऑन हीटिंग गिव्स CO2 गैस। क्लियर है? और एंड रेसिड्यू, द रेसिड्यू मिक्स्ड विथ वाटर फॉर्म्स Y। ऑन पासिंग एन एक्सिस ऑफ CO2 थ्रू Y इन वाटर, a clear solution Z is obtained. On the boiling Z, compound X is reformed। मतलब जो गर्म करने पे वो क्या मिलेगा, वापस मिलेगा। क्लियर है? तो देखो, आपकी NCERT में भी है, और वो है आपका एकमात्र ऑप्शन डी, CaCO3। क्लियर है? हम लोग चेक करते चलो। कंपाउंड सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं CaCO3। ओके, इसको जैसे हम लोग हीट करेंगे तो बनेगा क्या, Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो, X ऑन हीटिंग गिव्स CO2 गैस एंड रेसिड्यू, ये है आपके रेसिड्यू। ओके, और ये है आपका CO2 गैस। ओके, आगे क्या बोला है कि जो रेसिड्यू है उसके अंदर आप लोग वाटर ऐड करो, तो चलो CaO है, इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करें, वाटर। तो वाटर ऐड करने पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर में होगा। आगे क्या बोला है, विथ वाटर फॉर्म्स Y, मतलब ये आपका क्या है, Y है। ये कंपाउंड X था, ये Y है। ओके, ऑन पासिंग एन एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू Y इन वाटर। ओके,
तो y है CaOH ट्वाइस, उसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, CO2। CO2 जैसे ऐड करोगे ना तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 2 यूनिट बनेंगे, CaHCO3 ट्वाइस। ओके, जो कि क्लियर सॉल्यूशन होगा Z का। तो ये है आपका Z, और Z को जैसे ही आप लोग बॉईल करोगे तो बॉईल करने पे CO2 गैस और वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, तो वापस से आपको क्या मिलेगा, CaCO3, और CO2 उड़ गया और H2O का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएगा, तो आपकी CaCO3 आपको मिल गया। तो D इज योर करेक्ट आंसर हो, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कंपाउंड देखो ये बीच से दिया गया है, ये आपका Z हो गया था। Na2CO3 हीटिंग करने पे ऐसे कुछ रेसिड्यू नहीं मिलेंगे, K2CO3 में भी नहीं मिलते, क्योंकि ये वाटर में क्या हो जाएंगे, Na2CO3 है जिसको हम लोग सिंपली वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ओके, तो ये ऐसे कंपाउंड नहीं दिखेंगे, समझ रहे हो। तो डी इज योर करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। 65 65 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट हैव हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, तो एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि बेरिलियम सल्फेट और MgSO4 जो है वो क्या है, तो कि वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। Mg के बाद जो है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, जो कि क्या है, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सल्फेट है। ओके, तो ऐसे कौन से है, दो है, तो बस एक तो BeSO4 है और एक है MgSO4। सबसे ज्यादा कौन सा है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिखे, सबसे ज्यादा किसका है, BeSO4 का। क्लियर है, तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट हैव हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो BeSO4 विच इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो हम चलते हैं 66 की ओर। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब ट्रू है। ओके, तो देखो पहले बोला है बोराजिन एरोमेटिक, यस बोराजिन जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है, ध्यान रखना है। देयर आर 4 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड बोराजिन मोलिक्यूल B3N3X2, हाँ ये टोटल 4 ही बनाता है, ध्यान रखना। ओके, 4 आइसोमेरिक फॉर्म बनाता है डाई सब्स्टिट्यूटेड का। क्लियर है, हाइड्रोजन और एक्स वो चेंज करने पे आपको टोटल 4 मिलेंगे। क्लियर, चलो इसके बाद बोला है बोराजिन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन देन बेंजीन, हाँ तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बेंजीन, ये भी आपको ध्यान रखना। बनाना बॉन्ड इज B2H6 आर लॉन्गर बट स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल BH बॉन्ड, हाँ तो ये राइट है। ओके, तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा सी, सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4, तो सी इज योर करेक्ट आंसर हो। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। चलो अगर मैं बात करूँ 67 की, 67 में क्या बोला है, द पावर ऑफ हेलाइड ऑफ बोरॉन टू एक्ट एज अ लुईस एसिड डिक्रीजेस इन ऑर्डर। क्लियर, तो देखो एक बात और याद रखो कि जो बैक बॉन्डिंग होता है ना, बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, सबसे ज्यादा जो बैक बॉन्डिंग है वो हमको किस में मिलता है, BF3 में, फिर BCl3 में, इसके बाद BBr3 में, लास्ट में BI3 में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उसका उल्टा हो जाएगा, BI3। ओके, ये किसका है, बैक बॉन्डिंग। ओके, और BI3, इसके बाद BBr3, इसके बाद BCl3, और इसके बाद BF3, जो कि किसका हो जाएगा, तो ये होगा लुईस एसिड का। ओके, ये किन इन लोगों का होगा, लुईस एसिड का। लुईस एसिड का, जो कि आपको क्या बताएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बताएगा। ओके, चलो तो देखो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, चलो एक तो BI3 नहीं है, सीधा BBr3 से स्टार्ट करें तो BCl3 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एकमात्र ऑप्शन बी है जिसके अंदर क्या है, लुईस एसिड का ऑर्डर दिख रहा है। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, डिफरेंट लेयर इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय। ओके, तो डिफरेंट लेयर जो होते हैं ग्रेफाइट में, ओके एक हेक्सागन की तरह बनाते हैं ना लेयर। ओके,
ये भी फिर साइड में ऐसे ऊपर देखने को मिलेंगे। कह रहे ये जो हेक्सागन के टाइप जो बनाते हैं, ओके, जिसमें डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते, हम लोग मेंशन रिंग नहीं बनाएंगे इसके अंदर। ओके, डी लोकेलाइज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? तो उसमें जो ग्रेफाइट है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा? वी ऑल नो एक ही है, वो वांडरवाल्स फोर्स। ओके, तो वांडरवाल्स फोर्स इज ए करेक्ट आंसर। आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगा, मेटालिक नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नहीं। ओके, एकमात्र ऑप्शन डी है वांडरवाल्स फोर्स। चलो ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ओके, चलो उसके बाद है 69। 69 में क्या बोला है, विच बकीबॉल और बक मिंस्टर फुलेरिन इज। हाँ, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो देखो, अन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, हाँ यस, ये कार्बन का एलोट्रॉप है, राइट है। इट इज रेफर्ड एज C60, हाँ C60 भी होता है, C17 भी होता है। ओके, ये भी करेक्ट है। इट हैज sp2 हाइब्रिडाइज नेचर एंड रिसेंबल विथ सॉकर बॉल, हाँ इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये भी करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ दिस, आपका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना। चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 17 नंबर का। ओके, 17 नंबर में क्या बोला है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiNO इन SiO2। ओके, अगर हम सिंपली डायरेक्ट SiO2 का चेक करने जाएं तो हमको sp मिलेगा, बट SiO2 अकेला नहीं होता, SiO4 माइनस मतलब एक जॉइंट कंपाउंड है 3 डायमेंशनल में। और अगर इसके हिसाब से विचारे तो हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन एस का निकलता है Si का। ओके, और ऑक्सीजन भी 2 Si के साथ अटैच होते हैं इस तरीके से। ओके, तो एक ऑक्सीजन जो है उसका भी क्या निकलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का भी कितना निकलेगा, sp3, Si का भी कितना निकलेगा, निकलेगा sp3। बी इज योर करेक्ट आंसर, sp3। अगर आप लोग डायरेक्ट SiO2 में देखने को जाओगे तो आपको sp मिलेगा, क्योंकि उसका जो डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो तो वो क्या हो गया, एक लीनियर हो गया ना, सिंपल। तो 180 डिग्री। ओके, sp आप लोग डायरेक्ट लिख के आ जाओगे, लेकिन sp नहीं है, sp3, क्योंकि आपको रिसेंबल किसके साथ करना है, SiO4 माइनस के साथ। ओके, चलो 70 तक हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं, विच बाइसाइक्लिक बेस इज प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन सा बाइसाइक्लिक बेस प्रेजेंट है? ओके, चलो RNA जो है, RNA में सबसे पहले तो कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, AUDC। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, बाइसाइक्लिक, एक तो होता है प्यूरिन, ओके, और एक कौन सा होता है, पिरिमिडिन। क्लियर? प्यूरिन जो है उसमें 2 साइकिल आते हैं, पिरिमिडिन में एक ही साइक्लिक है। प्यूरिन में कितने हैं, 2 है, पिरिमिडिन में कितने हैं, 2 है। मैंने उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया हुआ। प्यूरिन में 2 साइक्लिक होते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन सा जो है बेस प्रेजेंट होता, तो वो है एडेनिन और ग्वानिन। AG इसमें प्रेजेंट होगा प्यूरिन में। पिरिमिडिन जो कि एक साइक्लिक है, उसमें मैंने याद रखने को बोला था CUT, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, जो कि पिरिमिडिन में प्रेजेंट है। प्यूरिन में A और G प्रेजेंट है। क्लियर है? तो बस यहां से हमको क्या बोला, बाइसाइक्लिक बेस प्रेजेंट इन RNA। ओके, तो RNA में बाइसाइक्लिक में कौन है, A और G। तो एक तो है ग्वानिन, तो ये आपका आंसर आ गया, एडेनिन तो है नहीं। क्लियर? तो डी इज योर करेक्ट आंसर। बाकी यूरासिल, थायमिन और साइटोसिन सारे के सारे सिंपल साइक्लिक है, बाइसाइक्लिक नहीं है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग बात करें 72 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल है, मतलब गलत है। क्लियर? चलो, A एंड C आर प्यूरिन बेस, C, ओके, साइटोसिन, A और C जो कि क्या है, प्यूरिन बेस है, बट A प्यूरिन है लेकिन C कैसा है, पिरिमिडीन है। यहां से पता चलता है, मतलब लो पहले ही आपको आंसर मिल गया, ये गलत है। चलो बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। DNA में A और T हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। वी ऑल नो DNA का जो है, DNA इसके अंदर कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, A
ATGC, AT हाइड्रोजन बॉन्ड, GC ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, ये आपका करेक्ट है, फॉल्स नहीं है। AgCu बेस आर प्रेजेंट इन RNA, हाँ ये भी साइड राइट है क्योंकि ये बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फिर ये बेसिस प्रेजेंट है RNA में। थायमिन एंड यूरिन सॉरी यूरासिल आर पिरिमिडिन बेस, तो थायमिन ओके, तो थायमिन पिरिमिडिन बेस में आता है क्योंकि ओके, तो पिरिमिडिन जो बेस था के अंदर हमने CUT लिखवाया था, ओके, थायमिन भी है और यूरासिल भी है पिरिमिडिन में, ये भी राइट है। तो फॉल्स कौन सा था, एकमात्र ऑप्शन है ANC आर प्यूरिन बेस, नहीं ये गलत है। चलो ठीक, ओके। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यहां पर भी आपको क्या निकालना है, फॉल स्टेटमेंट, क्लियर। स्टेट द फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा फॉल्स होगा, तो देखो RNA कंटेन्स यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, हाँ तो ये करेक्ट है क्योंकि DNA में क्या होता है, वापस एक बार लिख लेता हूँ, ATGC, ओके, और RNA में क्या होता है, AUGC, तो देखो ये एक दूसरे के जगह पे है ना, RNA कंटेन्स यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, सबको पता चल गया। बोथ साइटोसिन एंड थायमिन आर पिरिमिडिन ग्रुप बेसिस, ओके, तो साइटोसिन एंड थायमिन पिरिमिडिन के ही है, ये रहा साइटोसिन और थायमिन, ओके, तो पिरिमिडिन के, ये भी राइट है, ये भी राइट है। बोथ एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन बेस, हाँ ये भी राइट है। प्यूरिन इज मोनोसाइक्लिक, नहीं, प्यूरिन क्या है, बाइसाइक्लिक है, ओके, और पिरिमिडिन क्या है, मोनोसाइक्लिक है, ओके, ये आपका गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज योर करेक्ट आंसर, ओके। चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 74 में, 74 में क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग, ओके, कुछ फॉलो करना है, मैच करना है, क्लियर है। चलो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो पी सुक्रोज, तो सुक्रोज के अंदर कौन सा बॉन्ड हमको देखने को मिलता है, चलो हम लोग थोड़ा ऊपर जाते हैं, हाँ सारे ऑप्शंस पे दिख रहे हैं, क्लियर है। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज के अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा, चलो मैं फटाफट से थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले, ओके। चलो सुक्रोज में कौन सा मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होता है, फिर बाकी माल्टोज में कौन सा प्रेजेंट होता है, और कौन सी ग्लाइकोसिडिक चेन बनाएगा, बस वही ध्यान में रखना है। चलो फटाफट लिख लेता हूँ, प्लस जो कि सुक्रोज है, वी ऑल नो 66.6 डेक्स्ट्रो होगा। सुक्रोज में क्या होता है, ओके, तो सुक्रोज में होगा एक तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, रेडी। चलो उसके बाद है माल्टोज, माल्टोज में क्या प्रेजेंट होता है, तो माल्टोज में दो सेम टाइप के क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज ही होते हैं, ओके। उसके बाद बात करें बीटा माल्टोज, अब बीटा माल्टोज का मतलब क्या निकालोगे आप लोग, ओके, तो वहां पर आपको अल्फा डी ग्लूकोज सॉरी गैलेक्टोज और ग्लूकोज निकालना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि उसमें क्या मिलता है आपको याद रखना, बीटा माल्टोज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बीटा माल्टोज में क्योंकि वो बीटा माल्टोज में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, तो बीटा माल्टोज में प्रेजेंट होना चाहिए ग्लूकोज, ओके, मतलब अल्फा, एक तो डी ग्लूकोज होगा और एक होगा बीटा डी ग्लूकोज, मतलब थोड़ा चेंज हो गया होगा, समझ रहे हो, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। और लास्ट में बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज तो सबको पता है, एक होता है गैलेक्टोज, ओके, और दूसरा कौन सा होता है, ग्लूकोज, ठीक। चलो तो बस जोड़ दो फटाफट, सुक्रोज, सुक्रोज में क्या देखना है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज, तो यहाँ पे गैलेक्टोज है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पर भी ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, चलो मिल गया। तो पी में कौन सा आना चाहिए, थर्ड वाला आना चाहिए, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, चलो ठीक। माल्टोज में देखे तो माल्टोज में एक तो क्योंकि अल्फा प्लस वाला है तो अल्फा डी ग्लूकोज मुझे चाहिए, ओके, तो थर्ड वाला तो देखना नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये तो बीटा में होगा, तो अल्फा में ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज तब ये रहा, तो क्यू जो है उसमें वन लेना है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, वाह, चेंज बहुत कम हो रहा है,
चलो ध्यान रखो। चलो आर की बात करें तो यहाँ पर भी R4 है, R4 है, देखो आर में भी 4 ही आता है। हमने अभी बात किया था बीटा डी ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, आर में 4 है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में क्या था, तो अल्फा डी गैलेक्टोज नहीं था, बीटा डी गैलेक्टोज था, तो सेकंड वाला जीत गया भाई। ओके, तो सी इज योर करेक्ट आंसर होगा। बस ऐसे मैच करना था। अगर आपको मोनोसेकेराइड याद है तो आप लोग करेक्ट आंसर ढूंढ पाओ। चलो क्लियर। ओके, चलो आगे चलते हैं 75 में। ओके 75 में क्या लिखा है, पॉलीपेप्टाइड चेन इन बीटा प्लीटेड सीट, प्लेनेट लिखा है, प्लेनेट नहीं है, प्लीटेड सीट शेप प्रोटीन फॉर्म length closer with another polypeptide chain। we all know ये आपके एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, उनके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बाकी आयोनिक नहीं आएगा, कोवेलेंट भी नहीं आएगा। ओके, तो बी इज योर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं 76 में बोला है इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन द टू पॉलीपेप्टाइड चेन आर ज्वाइंट टुगेदर बाय विच बॉन्ड्स। वी ऑल नो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ओके, डाइफॉस्फेट बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड नहीं आएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में आता है। ओके, यहाँ पर कौन से बॉन्ड से प्रेजेंट होगा, मतलब कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, वो होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। ए इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक। 77 में क्या बोला है, हाउ मेनी साइकिल्स आर इन द बेसिस ऑफ प्यूरिन साइकिल सिस्टम न्यूक्लिक एसिड। तो अभी अभी हमने देख के आए जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन में कितने होते हैं, 2, मतलब वो बायसाइक्लिक होते हैं। ओके, और जो पिरीमिडीन होते हैं, पिरीमिडीन में कितना होता है, मोनोसाइक्लिक। तो बस यहाँ पे प्यूरिन पूछा है तो उसके अंदर कितने होंगे, 2, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो 78 की बात करें, व्हाट इज द यूनिट फॉर्मेड बाय बेस ज्वाइनिंग टू फर्स्ट कार्बन ऑफ सुगर कॉल्ड। मतलब हम लोग ये शुगर हम लोग को देखा ना, शुगर शुगर के ऊपर क्या ऐड होता था, बेस। तो जब शुगर के ऊपर बेस अटैच होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं भाई। अगर यहाँ पर जब फॉस्फोएस्टर ग्रुप अटैच होगा, फॉस्फोएस्टर या डाइफॉस्फोएस्टर, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखो, जब शुगर के साथ बेस अटैच होगा तो ओनली न्यूक्लियोसाइड, और अगर डाइफॉस्फोएस्टर ग्रुप अटैच होगा तो न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड दोनों मिला के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, वी ऑल नो। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो 79 की बात करें, 79 में क्या बोला है, विच आर द स्पेसिफिकली लिंक्ड बेसिस ऑन डीएनए। तो डीएनए में कौन स्पेसिफिकली कनेक्टेड होते हैं। तो चलो बात करें डीएनए, ए एटीजीसी, ठीक है। तो एडेनिन थायमिन कनेक्टेड होंगे, ग्वानिन साइटोसिन कनेक्टेड होंगे। ओके, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, एडेनिन ग्वानिन और ग्वानिन साइटोसिन। ग्वानिन साइटोसिन तो आएगा नहीं। ओके, एडेनिन ग्वानिन नहीं, एडेनिन थायमिन है तो ये गया। यूरासिल ये तो नहीं आएगा, एडेनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन। ओके, सी इज योर करेक्ट आंसर। एडेनिन थायमिन, ग्वानिन एंड यूरासिल भी नहीं आएगा। सी एकमात्र ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक, ये आप लोगों को यहां तक ध्यान में रखना है। ओके, तो टोटल आपके 79 क्वेश्चन हो गए। ओके, चलो 80 नंबर। 80 में क्या बोला है, सेल्यूलोज हैज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सेल्यूलोज के लिए हम सबको पता है, सेल्यूलोज में हम लोग क्या ऐड करते हैं, मतलब कौन सा मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है बीटा डी ग्लूकोज। ओके, बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट बनती जाती है और क्या बनेगा, सेल्यूलोज। ओके, तो बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पर है, अल्फा वाला नहीं आएगा, बीटा ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। ओके, C1 C6 में नहीं आता, C4 में आता है, यहाँ पर भी नहीं है। बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, C6 में नहीं बनता, वी ऑल नो। C1 और C4 के जो कंपाउंड होते, सॉरी जो ईथर जो लिंकेज होते हैं वो हमको देखने को मिलता है बी में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चन थे वो हो गए।
अब बात करते हैं 81 से 90 तक, वो है आपके केमिकल काइनेटिक्स के। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो रिएक्शन विथ रेट के ए बी रेस टू 2/3 इज इनिशियल प्रोसेस, तो वो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि जो रेट होता है वो प्रैक्टिकल होता है। इनिशियल प्रोसेस में तो ये होगा ही नहीं, फाइनल स्टेज में निकलेगा, तो ये करेक्ट नहीं। ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर ऑलवेज यूनिमोलिकुलर, नहीं, सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि यूनिमोलिकुलर नहीं होती। ओके, द यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट डज नॉट चेंज विथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ चेंज नहीं होगा। ओके, ये भी गलत है, क्लियर है? तो आयनिक रिएक्शन आर प्रोसीड विद इंस्टेंटेनियस रेट, यस, आयनिक रिएक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, जिसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकालते। ओके, तो डी इज योर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ओके, चलो अभी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ये जगह बना लेता हूँ, ओके, ताकि अच्छे से हम लोग कैलकुलेट कर सके और क्वेश्चन को समझ सके कि क्वेश्चन में क्या दिया गिवन है। एक रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या बोला है, X2 गैसियस प्लस Y2 गैसियस बना क्या रहा है, 2XY। ओके, और रेट आपको गिवन है X2 और Y2, ओके, जिसके अंदर कोई पावर नहीं है। बोला है दिस रिएक्शन आर कैरिड आउट सेपरेटली इन अ 4 लीटर कंटेनर एंड इन अ 1 लीटर कंटेनर, देयर रेट रेशियो बिकम, अगर मैं उसके लिए R1 लिखूँ 4 लीटर के लिए, वी ऑल नो कॉन्सेंट्रेशन को अगर मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, तो समझ लो कि थोड़ी देर के लिए K नहीं है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन को मिला दो और K है तो भी चलेगा क्योंकि वो उड़ने वाला है। तो कोई एक कॉन्सेंट्रेशन मान लो X2 Y2, साथ में मैं XY का होल स्क्वायर कर दूं। ओके, और वी ऑल नो ये कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या होगा, मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो R1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल के, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे तो रिमूव करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोल पर लीटर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ही हो गई। ओके, चलो, सबसे जो पहला है वो कितना है, 4 लीटर, यानी कि मोल कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि ये 1 है, तो 1/4 वॉल्यूम, जो कि इसका ये आपका R1 आ गया, मतलब टोटल कितना कितना आया, 1/16 वी स्क्वायर। R2 की बात करें तो 1/1 लीटर है तो वी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1/, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लेना है, वी स्क्वायर का ये 16 नीचे आ गया, तो आपका आंसर क्या बना, 1/6। ठीक है, तो आपका बी इज योर करेक्ट आंसर, समझ रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट है जो कि आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। ओके, 83 में क्या बोला है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोलिकुलरिटी ऑलवेज 1 2 और 3। ओके, चलो, तो आपको करेक्ट निकालना है। तो मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर रिएक्शन अकरिंग इन मोर देन वन स्टेप, अगर मोर देन वन स्टेप में हो रहा है तो मोलिकुलरिटी हम लोग नहीं निकाल सकते, और ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, बाकी सारे ऑप्शन देखने की जरूर नहीं है, लेकिन चलो हम लोग देखते हैं। डिटरमाइनिंग द फास्टेस्ट स्टेप फॉर द कॉम्प्लेक्स, ओके, फास्टेस्ट स्टेप फॉर द complex reaction X, okay, complex reaction with the order of reaction। ओके, तो फास्टेस्ट रिएक्शन का हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक नहीं करते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंस बाय स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन, नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है, हम लोग डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज 2 फॉर ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ओके, तो ए इज योर करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, करेक्ट आपको फाइंड करना था अबाउट मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो ठीक, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं 84 की। ओके, चलो थोड़ी जगह बना लूँ। 84 में क्या बोला है,
84 में बोला है कि एक 90 सेकेंड्स में एक 50% रिएक्शन ख़त्म हो जाती है, तो 60% ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो क्या बोला है पता है, टाइमिंग आपको फाइंड करना है। ओके, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर रिएक्शन में लिखे तो 2.303 बाय, पहले 90 सेकेंड में ख़त्म हो गया, कितना? क्योंकि लॉग 100% था, 50 ख़त्म हो गया तो 50 बचा, इस इक्वल टू, क्योंकि रेशियो लो या सामने ले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2.303 हमको टाइम तो फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट, ओके, और मल्टीप्लाई बाय लॉग, पहले 100 था, अब 60% जितना ख़त्म हो गया तो बचा कितना? 40, ये उड़ गया। ओके, बस ये आपको फाइंड करना है, तो सामने लेके जाओ, ये भी उड़ गया। ओके, ये कितना हो गया? log 2, और 10/4 करोगे तो log 2.5 आएगा। बस, तो t को फाइंड करना है, t ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या है? log, ओके, 2.5 मल्टीप्लाई बाय, ये 90 सामने जाएगा। ओके, ओके, ठीक है, log 2.5, क्लियर है, ये 90 सामने जाएगा तो ये 90 डिवाइडेड बाय ये log 2। बस आपको ऐसा ही कुछ आंसर चाहिए था, जो कि आपका ए इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। ओके, सिंपल था, बस सामने सामने एक बार को लिख के फिर आपको टी फाइंड करना था। चलो ठीक, ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। 85, टाइम टू कंप्लीट 15/16 पार्ट ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ इट्स प्रोसेस टाइम, मतलब कितना टाइम लगेगा 3/4 में से 15/16 होने में। अच्छा, तो हम लोग है ना थोड़ा सा रेशियो निकाल देते हैं समझने के लिए पूरा। अगर मेरे पास एक होता और अगर इसका मैं टी 1/2 करता तो कितना बचता मेरे पास? 1/2। ओके, 1/2 का अगर मैं टी 1/2 करूं तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। ओके, अगर 3/4 है उसका मैं टी 1/2 करूं तो मेरे पास कितना आएगा? 7/4 का मतलब 8 होगा। वापस से मैं उसका टी 1/2 करूं तो कितना होगा? 15/16। तो मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है, तो कितना हाफ गया? 1 और 2। लो, बी इज योर करेक्ट आंसर, टी 1/2। ओके, कुछ करना नहीं है, टी 1/2 है, नीचे 2 2 4 होगा, और 2 + 1 कितना होता है? 3। टोटल आपको फाइंड करना पड़ेगा, टोटल कितना है? 2 + 1 3। यहाँ पर भी देखो, चलो मैं अलग पेन से एक दिखा देता हूँ। ये क्या है? 2 था, 2 2 जा कितना होगा? 4, और 2 + 1 कितना होगा? 3। वापस से टी 1/2 करो, 4 2 जा 8, और 4 + 3 कितना होगा? 7, क्योंकि हमको टोटल निकालना, टोटल कितना होता है? 4 + 3, तो कितना है? 7। चलो भाई, समझ में आ रहा है? अगर मुझे 15/16 लाना है तो 4 2 जा कितना होगा? सॉरी, 8 2 जा 16, और 8 + 7 कितना होगा? 15। बस ऐसे आगे चलते जाना है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे t 1/2 और t 1/2 दो बार आ गया, तो आंसर आपका आएगा T2T1/। चलो ठीक, तो बी इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 86 की। 86 में देखो क्या है, विच इज नॉट करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, ये सिंपल फॉर्मूला है, वी ऑल नो, जो कि ये करेक्ट है। आर टी इज इक्वल टू R0 e⁻⁻ ओके, log RT इज इक्वल टू log R0 - KT/2.303, ये भी क्या है? करेक्ट है। K इज इक्वल टू ln R0 - ln RT/T, ये भी क्या है? करेक्ट है। ओके, यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं मान लेता, लेकिन माइनस नहीं है, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन, जो कि आंसर के लिए राइट है। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये गलत, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गलत इक्वेशन है। ओके, चलो 87 की बात करें। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट टोटली डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट T 1/2 इज इक्वल टू n ईयर्स। मतलब अगर T 1/2 ही आपको कितना गिवन है? n ईयर, मतलब इनफाइनाइट ईयर है, तो मतलब n ईयर ना, कुछ गिवन नहीं है कितने ईयर है, तो इसके लिए टाइम भी कितना लगेगा? इनफाइनाइट ईयर लगेगा। इसमें कुछ था नहीं, बस आपको कुछ मैच करके लिखना था कि अगर कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि n ईयर में क्या होता है, उसका हाफ टाइम टोटली डिके हो जाता है, तो कंप्लीट डिके होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा।
इनफाइनाइट ईयर लगेगा। समझ रहे हो? ओके, चलो आगे चलते हैं। बस अभी कुछ थोड़े क्वेश्चन रह गए। ओके, 88 की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 88 में क्या है, तो देखो सबसे पहले तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। ओके, तो ई आपके पास कितना है, 209.5 किलो जूल। और जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो किलो जूल में नहीं रखते, 209,500, ये 3 पॉइंट हो गए, जूल में रखते हैं। ओके, चलो इसके बाद आपको क्या गिवन है, 8581 केल्विन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर गिवन है 581 केल्विन। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हेन रिएक्टेंट टर्न इनटू प्रोडक्ट। ओके, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब कितना बनेगा। ओके, तो जस्ट उसके लिए फॉर्मूला है log x इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 RT। ओके, यहाँ पे पुट करो, एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है 209,500 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की जो वैल्यू है वो है 581 केल्विन। ओके, जब आप लोग उसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो वो आंसर आएगा 1676। ओके, क्योंकि वो log x के इक्वल है, तो आपको x निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एंटीलॉग ऑफ 19 बार इंटू 16.76, और विच इज जो आपका आंसर आएगा। देखो याद रखो, एंटीलॉग ऑलवेज पॉइंट के पीछे की वैल्यू की निकालते हैं, और जो पॉइंट के आगे है वो ऑलवेज पावर में जाता है। ओके, तो इसका जो एंटीलॉग आएगा वो है 1.4, और आगे जो 19 है वो माइनस में, तो ए इज योर करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो 89 की बात करें, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज, मतलब डेल्टा एच आपको गिवन है -460 किलो कैलोरी पर मोल, हेंस इट एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखो, एक्टिवेशन एनर्जी या तो इसके इक्वल या तो फिर डिक्रीज होगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी इससे क्या होगी, कम होगी। ये तो सामने से दिखाई दे रहा है, तो इक्वल, सिर्फ इक्वल नहीं, कम भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। इक्वल और मोर, मोर नहीं होगा। ग्रेटर और लेस नहीं, इक्वल और लेस देन 460 कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो 19 की बात करते हैं, 90 क्वेश्चन की, 90 नंबर के। 3ClO माइनस ClO3 माइनस 2Cl माइनस, और 2 स्टेप में गिवन है। पहला जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और ये कौन सा है, फास्ट स्टेप है। क्लियर है? चलो स्लो स्टेप है वो क्या करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या करेगा, आपका रेट बताएगा। तो रेट क्या मिलेगा, तो देखो रेट मिलेगा आपको ClO माइनस ClO माइनस। क्लियर है? 2 टाइम्स है, मतलब रेट इज इक्वल टू के ClO माइनस का होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसा किसमें दिखाई दे रहा है, एकमात्र ऑप्शन डी है जिसमें K1 ClO माइनस होल स्क्वायर। ओके, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप 46 से लेके 90 तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग सोमवार का मेगा टेस्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री